नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देखते। गांधीनगर में एक बच्ची के पूछे जाने पर उन्होंने ये जवाब दिया। मोदी के जवाब के बाद कांग्रेस तो खुश हो रही है तो बीजेपी इसके मायने समझा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि प्रधानमंत्री को चैलेंज करने वाले नरेंद्र मोदी के सुर एक महीने में ही क्यों बदल गए? प्रधानमंत्री के सपने पर वो पर्दा क्यों डाल रहे हैं? 20 दिन में नहीं बीते जब मोदी ने 15 अगस्त से ठीक पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चैलेंज किया था। चैलेंज ये कि देश की नजर लाल किले और लालन कॉलेज पर होगी। अगले दिन गुजरात के भुज में लालन कॉलेज से लाल किले पर झंडा फहराने वाले प्रधानमंत्री पर मोदी ने जमकर हमला बोला था। लेकिन वही मोदी अब कह रहे हैं कि वो पीएम बनने का सपना नहीं देखते। सवाल ये कि मोदी पीएम के सपने पर पर्दा क्यों डाल रहे हैं? જે લોકો બનવાના સપના જુએ છે એમનું બધું બરબાદ થઈ જતું હોય. ક્યારે બનવાના સપના જોવા જ નથી. આનું વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ કરું, બનવાના સપના ક્યારે ના જુએ, કંઈક કરવાના સપના જુએ. હમણાં ગુજરાતની જનતાએ મને 2017 સુધી તમારી સેવા કરવાનું કામ સોંપ્યું છે. એ જ મારે કરવાની હોય, જી જાનથી કરવાની હોય અને ખાલી 5મી સપ્ટેમ્બરે નહીં, વચ્ચે પણ તમે પ્રશ્નો પૂછો, જવાબ આપવા જોઈએ. आपको क्या लग रहा है, मोदी पीएम की रेस से कहीं बाहर तो नहीं हो गए? आपकी सोच पर कोई सवाल नहीं, लेकिन बीजेपी नेताओं का अपना तर्क है और उस तर्क के हिसाब से मोदी ही अगले पीएम होंगे। जिस तरीके से भारत का शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध में खड़े होना, यही उनका मकसद है। इसका आवाम देश का नौजवान प्रधानमंत्री बनाएगा, देश का किसान। वो कभी सपना नहीं देखे, उन्होंने सच कहा। क्योंकि वो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के और संघ के प्रचारक हैं, वो ये सपना देखने के हकदार भी नहीं है। उनको जो पार्टी जिम्मेवारी दे देती है, जो परिवार से जिम्मेवारी मिलती है, वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी ने पीएम को लेकर सपना न देखने की बात पहली बार कही है। पहले भी वो इस तरह की बातें कह चुके हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस के नेता काफी खुश हैं। वो सपने देखे या ना देखे, ये तो सच है कि कोई नहीं चाहते कि वो प्रधानमंत्री बने। वो तो हर तिकड़म का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के लिए बीजेपी पार्टी के अंदर। अब इस तरह के बयान देके कौन सी होशियारी है, ये पता लगाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कोई रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया है और अंदर के झगड़े देखने के बाद तो उनकी समझ में हकीकत आ गई है। वैसे कांग्रेस के कुछ नेता मोदी के इस सपने को गुजरात के निलंबित आईपीएस वंजारा की चिट्ठी से जोड़कर भी देख रहे हैं। प्रायश्चित के डर से शायद गुजरात के मुख्यमंत्री को लगा है कि मुझे यही कहना चाहिए कि मुझे गुजरात में ही रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे SLR मुझे अपने साथ अपनी है जहां पर वो ठहरे हुए हैं वहीं बुला लें। विरोधी नेताओं की अपनी दलील है, लेकिन अब सवाल ये है कि मोदी ऐसे मौके पर इस तरह का बयान देकर क्या संदेश देना चाहते हैं? कहीं मोदी पार्टी के उन नेताओं पर निशाना तो नहीं साध रहे जो पार्टी में उनकी दावेदारी का विरोध कर रहे हैं? और सवाल ये भी है कि क्या मोदी का सब्र अब जवाब दे रहा है और पार्टी पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया है? सवाल ये है कि प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर जो सपना बीजेपी के भीतर उनके समर्थक बुन रहे हैं, उस पर ये पर्दा क्यों जिस तरह से आज बयान दिया है नरेंद्र मोदी ने। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से प्रवक्ता नलिन कोहली जी। इस चर्चा में कांग्रेस पार्टी से नेता हिमांशु व्यास जी जुड़ गए हैं। जेडीयू से नेता और प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही संघ की विचारधारा से जुड़े विराग पाचपुरे जी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ स्टूडियो में मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं। आप सबका स्वागत है। नलिन कोहली जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। कहाँ तो बीजेपी के भीतर लगातार नरेंद्र मोदी के जो समर्थक हैं बस उन्हीं का नाम जप रहे हैं, वो जहां जाते हैं उनके समर्थक दिल्ली कूच करने का नारा लगाते हैं, और कहाँ नरेंद्र मोदी ये बयान देते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देखता। क्या इस वजह से कि उनको पता है वो कहे ना कहे उनके समर्थक उनके लिए काम कर देंगे? नेहा जी, पहली बात तो ये है, लगातार आप देखेंगे मोदी जी कुछ भी कहते हैं तो सारी चर्चा के केंद्र में वो रहते हैं।
आज देश में वो सर्वश्रेष्ठ ऐसे नेता हैं जिनके हर वाक्य पर जो है चर्चा जो है उसके इर्द गिर्द केंद्रित हो जाती है। और आप देखिए, आप कांग्रेस के सारे जितने लोग हैं सब उनके आप बयान सुनिए तो मुझे लगता है उस पर भी एक चर्चा हो सकती है। मूल बात यह है कि मोदी जी कह रहे हैं वो किसी पद विशेष का सपना ऐसे नहीं देखते जैसे आप कांग्रेस पार्टी में देखें, जन्म के साथ ही कई लोगों के सपने शुरू हो जाते हैं कि हम तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं या किसी को प्रधानमंत्री पद पर बिठा सकते हैं। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं की पार्टी जो भाजपा है, यहां पर हर नेता वो जो है काम करता है, अपना कर्म करता है, बाकी तो देश की जनता तय करती है। जहां तक उन्होंने अपने वाक्य में कहा है, स्पष्ट कहा है, मैं तो काम करना चाहता हूं। और जो गुजरात में जिस प्रकार से काम हुआ है पिछले 9 सालों में, वहीं आप देख लीजिए देश में कांग्रेस के चलते 9 सालों में क्या विनाश हुआ है, अर्थव्यवस्था को लेके, कई और विषय को लेके। लेकिन विजय, वही सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी भलीभांति जानते हैं कि पार्टी के भीतर उनका ये काम उनके समर्थक बखूबी कर रहे हैं? नहीं, मैं तो कुल मिला के नलिन कोहली जी की को एक करेक्शन कहना चाह रहा हूं। उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कांग्रेस में हर नेता सपना देखता है प्रधानमंत्री बनने का। कांग्रेस में तो भाई कोई नहीं देख सकता जब तक गांधी नेहरू परिवार के लोग हैं, जब तक गांधी नेहरू परिवार के लोग हैं, उनके अलावा कोई और सपना नहीं देख सकता। और दूसरी बात है कि सपना प्रधानमंत्री कौन नहीं बनना चाहता। मैंने हर लालू प्रसाद यादव ने संसद के अंदर कहा था कि जितने नेता हैं हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, वो खुद बनना चाहते हैं। तो इसमें छुपाव कैसा? आप लालनपुर में जो वो जो कॉलेज है, लालन कॉलेज, उसमें आप खुलेआम वहां चुनौती देते हैं प्रधानमंत्री पद, लाल किले से बोलेंगे प्रधानमंत्री और उसका मैं जवाब दूंगा। तो ऐसे में तो साफ है महत्वाकांक्षा भी आपके सामने, इसमें छुपाव क्यों? हाँ, ये मैं हिमांशु व्यास जी के पास ये सवाल ले जाना चाहूंगी। इसका आप जवाब दे देता हूँ। हाँ ठीक है नलिन जी, आप संक्षिप्त में इसका जवाब दे दीजिए। प्रश्न उठाया है। पहली बात मैं ये कहूंगा, हाँ संक्षिप्त में ही कहूंगा नेहा जी, पहली बात तो मैंने हर नेता कहा ही नहीं कांग्रेस का, इस बात को मैं भी समझता हूं। मैंने कहा जन्म से, तो जन्म से जो अधिकार आता है वो तो सिर्फ गांधी नेहरू परिवार पे आता है और किसी का अधिकार है ही नहीं कांग्रेस पार्टी में। दूसरी बात जो आपने जो कहा लल्लन कॉलेज को लेके, ये भी बहुत स्पष्ट है कि देश कहां पर नोटिस करके देख रहा है। उन्होंने एक बात कहा, यहां प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा, वहां मोदी जी ने कहा, मीडिया तो पहुंची हुई है। मैंने शुरू में ही कहा, मोदी जी कुछ भी कहते हैं वो चर्चा के केंद्र में होते हैं और शायद इसी वजह से कांग्रेस जो है बखलाई हुई है, घबराई हुई नहीं, लेकिन नलिन कोहली जी, अब तो सब समझते हैं, देश इसे समझता है कि नरेंद्र मोदी यूं ही कुछ नहीं कहते, वो जो भी कहते हैं उसका एक मकसद होता है, खास वजह से वो कहते हैं। हमारे साथ हिमांशु व्यास जी भी मौजूद है, मैं इस सवाल को उनके पास ले जाना चाहूंगी। हिमांशु व्यास जी, नरेंद्र मोदी कोई मौका नहीं छोड़ते प्रधानमंत्री पर वार करने का, यूपीए सरकार पर हमला करने का। महीने भर पहले ही उन्होंने प्रधानमंत्री के भाषण को चुनौती देते हुए अपना भाषण देश के सामने रखा था। अब ऐसे में आज जब वो कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देखता, तो इसे कैसे देखा जाए? मुझे लगता है कि उनकी हर बात कहने में अलग होती है और उनके एक्ट में अलग है। वो दो धारी बातें करते हैं, लोगों को अलग तरीके से दूसरे राह पर ले जाते हैं, हमेशा उनका ये नीति रहा है। जहां तक गांधी नेहरू परिवार का सवाल है, उनके परिवार ने जो बलिदान दिया है, इसलिए देश की जनता उनको चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का आज तक कोई ऐसा नेता नहीं हुआ है कि जिन्होंने खुद बलिदान देके कुछ देश के लिए किया हो। हाँ, जरूर उनके अफसरों के द्वारा बलिदान लोगों का लेके अपने नाम पे चढ़ा के अपने बड़े देशभक्त होने का दावा किया है। कल ही उनकी पोल खुल गई है। मुझे लगता है इन पास्ट ऑल्सो आप देखिए, देश का कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं बना है कि जिसने कभी भी कहा हो कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। आप जवाहरलाल नेहरू ले लो, आप इंदिरा गांधी ले लो, जब मोरारजी देसाई ने जब कहा कि मैं बनना चाहता हूं, बन नहीं पाए। ठीक है। जब भी और भी कोई, लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात ले लीजिए, उन्होंने बाकायदा कहा था कि आई एम पीएम इन वेटिंग, वो भी बन नहीं पाए। तो हिमांशु व्यास जी, आप कहना क्या चाहते हैं? ऐसा कहना चाहते हैं, नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन मंशा तो वही है। और जिस तरह से उनकी पार्टी के अंदर, उनकी पार्टी के वो अंदर अपनी जगह बना रहे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं, जिस तरह से मीडिया में अपना प्रोजेक्शन कर रहे हैं, जगह जगह पे अपने लोगों को रखे हैं, और कॉर्पोरेट का जिस तरह से उपयोग करके सारे मीडिया के अंदर छाए हुए हैं, लोगों को भी पता आप कह रहे हैं तमाम गतिविधियां जो उनकी हैं, ये संदेश बिल्कुल साफ देती हैं लोगों को। नलिन जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इससे पहले हम बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लेते हैं। ठीक है, गुजरात व्यास साहब, आपने अपनी बात रखी, उजागर करने की जरूरत है। ठीक है,
आपने अपनी बात रखी, बाकी मेहमानों के पास जाते हैं। राजीव रंजन जी, आपकी पार्टी ने 17 साल पुराना रिश्ता बीजेपी से तोड़ दिया सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आप लोगों को ये लगा कि नरेंद्र मोदी धीरे धीरे प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने 17 साल पुराना रिश्ता गठबंधन तोड़ दिया और अब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वो ये सपना नहीं देखते। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि 17 वर्षों का गठबंधन नरेंद्र मोदी की संभावित दावेदारी को देखते हुए ये टूटा और हमने कई बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये कहने की कोशिश की कि देश में महंगाई और भ्रष्टाचार के सवाल पर, जो क्षेत्रीय विषमताओं का जो सवाल है, जो बेरोजगारी का सवाल है, पूरे देश में जनता उद्वेलित है और इसके लिए आर्थिक सवालों को केंद्र बिंदु में रख करके हमें अगली लड़ाई लड़नी चाहिए और विवादित व्यक्तित्व को सामने लाने से कहीं न कहीं जाने अनजाने में सत्तारूढ़ गठबंधन को फायदा होगा। लेकिन उन्होंने गठबंधन के एक विश्वास सहयोगी की भावनाओं का सम्मान नहीं किया और ऐसी स्थितियां पैदा की जिससे भारी मन से जनता दल यूनाइटेड को ये कहना पड़ा कि अब हमारा साथ इसके आगे नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि सपने देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखिए। ताजा सर्वेक्षण क्या बताते हैं? ताजा सर्वेक्षणों ने बताया है कि कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के बाद की भारतीय जनता पार्टी इन चुनौतियों का फायदा उठाने में कामयाब नहीं दिखती है। वो पुराने आंकड़ों को दोहराने की स्थिति में भी लगभग नहीं दिखती है और जो चुनाव परिणाम पिछले एक वर्ष के हैं, उन चुनाव परिणामों ने इन आशंकाओं को पुख्ता किया है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता की दौड़ में काफी पिछड़ गई है और एक अनिर्णय और अनिश्चय की स्थिति में देश को झोंक दिया गया है। जब देश में रुपए को लेकर के आशंकाएं हैं, जब महंगाई और भ्रष्टाचार से हर आदमी डरा और सहमा हुआ है, कोई विकल्प भारतीय जनता पार्टी के सपना देखा जा रहा है, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपने मुंह से ये बात नहीं कह रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? विराग पाचपुरे जी, आपसे जानना चाहूंगी, नरेंद्र मोदी ने आज तक जिस स्वर में सरकार को आड़े हाथों लिया है, प्रधानमंत्री पर सीधे सीधे हमला किया है और जिस तरह से उनके समर्थक हर वक्त दिल्ली जाने के उनके समर्थन में नारे लगाते रहते हैं, सवाल ये उठता है कि अगर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर उनका नाम आगे है तो इसको छुपाया क्यों जा रहा है खुद उनकी तरफ से? ऐसा है कि उन्होंने जो वहाँ गुजरात में स्कूल के बच्चों के सामने जो कहा, वो बहुत ही तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि कुछ जीवन में कुछ करने के सपने देखो, तो ये स्वाभाविक है। ये कहीं उन्होंने वहाँ पे मैं पीएम बनना नहीं चाहता, जो बर्बाद हो जाएगा वगैरह, ऐसे तो कुछ बात कही नहीं। उन्होंने जो खाली सपने देखते हैं, करते कुछ नहीं, वो बर्बाद होते हैं, तो स्वाभाविक बात है। और ये नरेंद्र भाई ने खुद होकर के तो कभी कहा नहीं कि मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूं। प्रधानमंत्री के लाल किले के भाषण पे उन्होंने हमला किया जरूर, तो वो कोई भी जो देश की अवस्था देख रहा है ऐसा नेता तो बोलेगा ही नहीं। लेकिन विराग जी, उन्होंने गलत क्या कहा? स्वतंत्रता दिवस के दिन और कितने मुख्यमंत्रियों को आज तक के इतिहास में हमने देखा है कि सीधे प्रधानमंत्री के भाषण को चुनौती देते हुए अपना भाषण पेश करें। और राष्ट्रीय परिदृश्य में जिस तरह से नरेंद्र मोदी हर मुद्दे पर मुखरता से बोल रहे हैं उसको लेकर, और फिर उनके समर्थन में जिस तरह से कह रही है, राजनाथ सिंह से लेकर अरुण जेटली सभी का ये कहना है कि कहीं हम हिट विकेट ना हो जाएं अगर इसी तरह का विवाद चलता रहा। तो अब ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की तरफ से क्यों नहीं सिग्नल आ रहा है साफ? नेहा जी, नहीं, वो काय को सिग्नल देंगे? उन्होंने क्यों सिग्नल देना चाहिए? सवाल यह है कि जब लोग करेंगे चुनाव और लोग तय करेंगे कि इसने प्रधानमंत्री बनना चाहिए, पार्टी के चुनकर आएंगे, वो बनेगा। प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी, अडवाणी या और 4-5 लोग कहेंगे कि नहीं मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है। ऐसे थोड़ी प्रधानमंत्री बनते हैं। क्या कहीं प्रधानमंत्री बनने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से जाएंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बयान के जरिए क्या एक ये संदेश देने की भी कोशिश है कि आरएसएस भी अपनी तरफ से कुछ अब एक्टिविटी दिखाए, आरएसएस भी अब कोशिश करे कि ये जो तस्वीर है वो साफ हो? आरएसएस तो देश की भलाई चाहता है
और जिस किसी कारण से देश की भलाई हो उस प्रकार के सारे प्रयास संघ के लोग करेंगे। उसमें पर्टिकुलरली यही एक करेंगे, इसमें होगा ऐसा तो नहीं बता सकता है। चलिए, जिसके कारण देश का समाज का भला होगा वो सारे प्रयास संघ के लोग करेंगे। आपकी बात पर हिमांशु व्यास जी कुछ कहना चाहते हैं। जी व्यास जी। मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। जरूर। मुझे ये कहना है कि जिस तरह से लालन कॉलेज पर से भाषण किया गया, वो एक प्रधानमंत्री के उनकी जो गरिमा रखनी चाहिए वो गरिमा नहीं रखी एक देश के मुख्यमंत्री ने। मुझे लगता है वहीं पर दिख जाता है कि कितना छोटापन गुजरात के मुख्यमंत्री दिखा रहे हैं। बार बार प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करना, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जिस तरह से गुजरात की हालत उन्होंने करके रख दी है, और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पुलिस अफसर ने कल एक वंजारा जो 7 साल से जेल में है, उसने कल पूरी उनकी पोल खोल दी है। उन्होंने बहुत अहम बातें, ये गवर्नेंस की उनकी जो बातें थी, लॉ एंड ऑर्डर की बातें थी, उसकी पोल खोल के रख दी है मेरे हिसाब से। ठीक है, उन्होंने बहुत जबरदस्त चीजें बताई है। वंजारा की जो चिट्ठी है उससे भी जोड़ करके देख रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी बहुत खुश भी हो रही है इस पर। सवाल आया, ठीक है, इसका जवाब मैं हमारे लोगों का आप भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं इस पर नलिन। लेकिन आज के इस मुद्दे पर इरफान साहब के कार्टून पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, मैं जो सपना देखता हूं वो पूरा करता हूं, और जो सपना नहीं देखता उसे जरूर पूरा करता हूं। और साथ में उनका बयान जिस पर उन्होंने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनने के सपने नहीं देखता। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नलिन जी, सवाल ये है जो कांग्रेस पार्टी भी पूछ रही है, चुटकी ले रही है नरेंद्र मोदी के इस बयान पर, और कह रही है कि शायद उन्हें एहसास हो गया है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, यानी कि जब तक वो हैं तब तक साथी नहीं आएंगे गठबंधन के इस युग में। हाँ, छोड़ के जरूर जा सकते हैं। नेहा जी, कुछ कहना चाहता हूं मैं। जी नलिन जी, आप ही से मेरा ये सवाल है। ऐसा है, अभी मैं चर्चा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, लेकिन मैं कुछ 1-2 अपने रिएक्शंस देना चाहता था। पहली बात तो यह है कि अपने कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं हिमांशु जी और प्रधानमंत्री जी का भी जो 15 अगस्त का जो भाषण था उसमें समानता देखिए। अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हिमांशु जी, उन्होंने तो देश में सिर्फ बलिदान कांग्रेस पार्टी के और नेहरू परिवार के लोगों की गिनाई। मतलब गांधी जी दिखते नहीं है, लाला लाजपत राय, अपने शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, कोई नहीं दिखता, सिर्फ नेहरू परिवार दिखता है। और प्रधानमंत्री जी जब 15 अगस्त को बोले तो उनको भी नेहरू गांधी परिवार के ही प्रधानमंत्री दिखे। अपने स्वयं प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी कांग्रेस के थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, बाकी छोड़ दीजिए। तो मैं आपको कह रहा हूं, देखिए, जहां पर परिवारवाद की बात होती है तो वो केंद्रित हो जाती है उस परिवार की पूजा करने में। तो ये एक अलग विषय की राजनीति है, इसको साइड कर दे। तो इनका मतलब हमारे साथ भाजपा की राजनीति के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता। दूसरी बात जो हो रही है, जो अभी बोले थे इससे पहले, ब्रेक से पहले, सही है, कोई इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे कि वहां पर गांधी आज जो बोले मोदी जी, स्कूल के बच्चों के सामने उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, कुछ मिशन बनाइए। नलिन से हमारा संपर्क टूट गया, हम फिर से एक बार उनके पास जाने की कोशिश करेंगे जब ये संपर्क हमारा उनसे जुड़ेगा। लेकिन राजीव रंजन जी भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। राजीव रंजन जी, ये सवाल मेरा नलिन से था, लेकिन आपसे भी यही सवाल है कि कांग्रेस पार्टी से इस तरह से ले रही है कि क्या एहसास हो गया है नरेंद्र मोदी को कि जब तक वो कमान संभालेंगे तब तक वो दरअसल प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते, गठबंधन के इस युग में उनके साथ साथी नहीं आएंगे उनके नाम पर? देखिए, इसमें अस्वाभाविक कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल सही आरोप है कि नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने क्या हासिल किया, ये देश के सामने है। और जो देश में ताजा चुनाव सर्वेक्षण है, उन्होंने भी ये संकेत दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की नैया पार उनके नेतृत्व में नहीं लगने वाली है। हमारा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी के पहले भारतीय जनता पार्टी किसी दौर में 24-25 दलों का एक गठबंधन के शीर्ष पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की भूमिका थी, और वो भारतीय जनता पार्टी सिमटती गई, 4 दलों के गठबंधन तक पहुंची। और उस समय नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस के सवाल पर नीतीश कुमार जी और शरद यादव जी ने 2 टूक कहा कि अब इस गठबंधन को विस्तार की जरूरत है, अगले टूट से बचाइए, विस्तार की संभावनाएं ढूंढिए,
जिससे कांग्रेस के कुशासन से देश को मुक्ति मिल सके। लेकिन जबरदस्ती पूरी पार्टी को हाईजैक किया गया और बाहरी दबाव में जिस तरह से थोपा गया है उसके नतीजे दिखने लगे हैं। और जो डीजी बंजारा ने कहा है वह अप्रत्याशित नहीं है, केवल उन आरोपों और उन आशंकाओं पर एक मुहर है कि देश में जो कुछ उनके बारे में कुछ बातें बताई जा रही हैं वो कितना झूठ और कितना फरेब है, जबकि सच सवाल तो ये है कि आपके अलग होने के बावजूद ऐसा नहीं है कि बीजेपी हतोत्साहित हुई है। बीजेपी के भीतर नरेंद्र मोदी के समर्थन में सुर ऊपर ही गए हैं राजीव रंजन जी, नीचे नहीं आए हैं। आपकी पार्टी भले ही अलग हो गई हो एनडीए से। नेहा जी नलिन जी मैं आऊंगी आपके पास। देखिए, हमारी पार्टी के लिए गठबंधन से बड़ा देश था। गठबंधन जरूर हम लोगों के लिए भावनात्मक सवाल था, लेकिन देश हम लोगों ने चुना। बड़ा सवाल यह है कि जिस गुजरात मॉडल की बात करते हैं, हर गुजराती पर 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। आज 1,38,000 करोड़ रुपए के कर्ज में गुजरात डूबा हुआ है। बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, महिलाएं राजीव रंजन जी, और अगर उस मॉडल के जरिए देश में विषमताओं का समाधान मॉडल पर आप हमेशा निशाना साधता रहे हैं, लेकिन सांप्रदायिकता की प्रयोग नलिन जी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं राजीव रंजन जी, उन्हें सुन लेते हैं। सेकंड में आपका लेना चाहता हूं नलिन जी, जरिए वो राजनीति करना हिमांशु व्यास जी मैं आपके पास आऊंगी सर, लेकिन पहले नलिन जी को सुन लेते हैं। जी नलिन जी, इतना भारी भ्रष्टाचार चल रहा है, सीएजी के रिपोर्ट है। ऐसा है, बहुत देर से अभी राजीव जी ज्ञान दे रहे हैं हमें। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, शुरुआत में उन्होंने कहा था देश के सर्वेक्षण दिखा रहे हैं क्या हालात है। यदि वो सर्वेक्षणों पे बात करना चाहते हैं तो इतना ही याद कर ले, एक वरिष्ठ चैनल के ऊपर में बिहार के ऊपर जो सर्वेक्षण आया था उसमें जेडीयू की घटती हुई सपोर्ट और भाजपा की बढ़ती दिख रही थी। तो सर्वेक्षणों के आधार, यदि वो चुनाव की बात करना चाहते हैं तो जेडीयू के प्रत्याशी 30वें नंबर पे आए थे और आरजेडी के प्रत्याशी जीते हैं वहां बिहार में। फिर उन्होंने बंजारा की बात की है, उन्होंने सांप्रदायिकता की बात की है। सांप्रदायिकता पे प्रश्न उठता है, अभी तक जो देश में सबसे बड़ा टेररिस्ट दो पकड़े गए, टुंडा और भटकल को लेके उनके अभी तक कोई बयान वहां बिहार से है नहीं, क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति का आरोप लगाने में तो पहले है। तो मतलब ऐसा है, अपने गिरेबान में देखिए, हमारे रास्ते अलग हो गए हैं हमारे। अब वो पुरानी बात है, अब उसमें क्या स्थिति है क्या नहीं है देश की जनता को तय करने दीजिए। यहाँ बैठकर उद्बोधन से तो कुछ होगा नहीं। नलिन, ये सवाल अभी भी बना हुआ है, चर्चा इतनी बीत गई है कि नरेंद्र मोदी अपने मुंह से खुद कुछ इसलिए नहीं कह रहे हैं, उन्हें पता है कि उनके समर्थक उनका ये काम कर देंगे। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि उनके नाम को लेकर पार्टी के भीतर किसी तरह का मतभेद नहीं है। अरुण जेटली कहते हैं कि अगर मतभेद हुआ तो कहीं हम हिट विकेट ना हो जाए। अब अगर ऐसे बयान आएंगे तो नरेंद्र मोदी को खुद कुछ कहने की क्या जरूरत है? अब मैं पहली बात कह दूं, मैं पहले दे भी नहीं पा रहा था, आपका प्रश्न नहीं सुन पाया, कोई ऑडियो की प्रॉब्लम थी। आपके प्रश्न में सीधी बात है, मोदी जी काम करने में इंटरेस्टेड है। उन्होंने गुजरात में यही किया है। गुजरात मॉडल को जो यो नकार रहे हैं, विश्व में उसकी प्रशंसा हो रही है, लेकिन राजीव जी को इस स्टूडियो के बाहर दिख नहीं रहा सत्य। दूसरी बात है कि मोदी जी देश के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता हैं। लोकप्रियता कोई थोड़ी ना तय होती है किसी चीज से, वो तो जनता तय करती है। और तीसरी बात है, मैं पहले से कह रहा हूं, मोदी जी कुछ भी कहते हैं तो वो चर्चा के केंद्र में होते हैं, क्योंकि कांग्रेस बौखला जाती है। उनका कोई, आप हैदराबाद जैसे रैली अभी हुई है, यूथ रैली, जहां मोदी जी बोले 1.25 लाख लोग थे, ऐसे कांग्रेस की एक रैली तो हमें दिखा दीजिए ना पिछले 1-2 साल में। उसके बावजूद प्रधानमंत्री हो या इनके वरिष्ठ, उसके बावजूद प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में उनका नाम की घोषणा तो नहीं हो रही है ना। कई बार इशारे भी हो चुके हैं। आपके अरुण जेटली इतने सीनियर नेता है, अरुण जेटली के बयान को क्या आप हाशिए पे छोड़ देंगे? हमारी बात छोड़ दीजिए, अरुण जेटली के बयान को हाशिए पे छोड़ रहे हैं क्या? आपको बता रहा हूं, आप चिंता मत करिए। नहीं, अरुण जेटली की चिंता है, मेरी चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। भाजपा पार्टी अरुण जेटली की चिंता से बताइए ना आप। अरुण जेटली तो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, वैसी चिंता आपको है या नहीं है? आज कांग्रेस पार्टी अरुण जेटली की चिंता की बात करिए ना। 2009 अरुण जेटली चिंतित है, अरुण जेटली इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी का उम्मीदवार जल्दी नहीं बनाया गया तो पार्टी हिट विकेट हो सकती है। इसका क्या जवाब है आपके पास? स्पष्ट रूप से बता देगी।
आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मैं नहीं, अगर मेरे को कोई चिंता ही नहीं। आप सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूं अरुण जेटली की चिंता, मैं अरुण जेटली की चिंता सामने रख रहा हूं। नलिन जी, इसका जवाब आपसे चाहेंगे। आप कांग्रेस पार्टी को छोड़ दीजिए, लेकिन आप ही की पार्टी के अंदर अरुण जेटली अगर हिट विकेट होने की बात करते हैं तो उस चिंता के बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, अरुण जी के वाक्य बहुत स्पष्ट है। उन्होंने क्या, एक तो पार्टी के कार्यक्रम में बोल रहे थे, कोई पब्लिक रैली तो थी नहीं, और पार्टी के कार्यक्रम में कह क्या रहे थे वो कि देश की हालात ऐसे है कि जनता त्रस्त है और बदलाव चाहती है। अब ऐसे मौके में पार्टी को बढ़ के इसका फायदा लेना चाहिए। पार्टी हिट विकेट का जो है, उन्होंने टर्मिनोलॉजी की बात की है सिर्फ कि भैया अपनी गलती से आउट हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म अगर चुनाव का ऐसा हो जाए तो हमें कोई ताकत नहीं हरा सकती, यानी नरेंद्र मोदी को वो प्रधानमंत्री पद की प्रत्याशी बनाने की तरफदारी कर रहे हैं। लग रहा है कि इनकी बड़ी बातें हो गई अभी बात। हाँ, इसको बोलना जरूरी है। मैं एक मिनट अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप जरूर कहिएगा। जो प्रेसिडेंशियल पॉइंट की बात जो कह रहे थे, हाँ संक्षिप्त में ही कर रहा हूं कि आप खुद देख लीजिए कि आज जो है जिस प्रकार के हालात हैं, जो मतलब इकोनॉमिक हो, सोशल हो, जो भी हो, इन सब के सामने कौन व्यक्ति आए, स्पष्ट रूप से बताए कि कैसे करेंगे। इसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि हमारे सामने जो नेतृत्व पार्टी के भीतर हिट विकेट होने का खतरा है, जो अरुण जेटली मानते हैं और पार्टी के फोरम में इस बात को कह रहे हैं, लेकिन नलिन आप इस पर प्रकाश नहीं डाल रहे हैं। खैर, मेरे पास वक्त कम है सर, मैं जाना चाहूंगी हिमांशु व्यास जी के पास। जी हिमांशु जी, आपकी प्रतिक्रिया संक्षेप में। नेहा जी, कोहली जी की बड़ी बड़ी बातें हमने सुन ली। हैदराबाद की 1.25 लाख की रैली से मोदी जी से बड़े प्रभावित है वो। उन्होंने सोनिया जी और राहुल जी की 3-3 लाख की रैली मुझे लगता ही नहीं देखी है। और गुड गवर्नेंस और इकोनॉमी की बातें वो हमको समझा रहे हैं। गुजरात के अंदर 10 साल से लोकायुक्त नहीं आया है और सीए जी ने 1,48,000 का 1,48,000 का भ्रष्टाचार की बात की है, उसका कोई उनके पास जवाब नहीं है। गुजरात में एक बच्चा पैदा होता है, 21,000 रुपए का डेट लेकर पैदा होता है, और उनको इकोनॉमी कि आपकी पार्टी कहती है नरेंद्र मोदी कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी को हर तरह से हमले का निशाना जरूर बनाती है आपकी पार्टी। सर, मेरे पास वक्त कम है, मैं विराट जी के पास भी जाना चाहूंगी। ठीक है, वक्त मेरे पास कम है सर। विराट जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या नरेंद्र मोदी ने आज जो कहा उसके माध्यम से उन्होंने बीजेपी के भीतर उन नेताओं पर भी निशाना साधा नरेंद्र मोदी ने जो उनकी दावेदारी का विरोध कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं, आप सवाल जरा दोहराइए क्योंकि वो महाशय बोल रहे थे तो मैं सुन नहीं पाया। जी, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि क्या आज नरेंद्र मोदी ने अपने बयान के माध्यम से कहीं ना कहीं बीजेपी के उन नेताओं पर भी निशाना साधा है जो उनकी दावेदारी का विरोध कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। देखिए, मैं शुरू से ये कहते आ रहा हूं कि उन्होंने जो स्टेटमेंट वहां बच्चों के सामने दिया है उसको राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। राजनीति अपने जगह है, बच्चों की बातें अलग अपने जगह है, बच्चों के सामने उन्होंने जो बात कही वो अपने जगह है। ये इन्होंने अभी हिमांशु जी ने प्रधानमंत्री पर उन्होंने जो टीका टिप्पणी की उसका भी उल्लेख किया है। प्रधानमंत्री के बारे में क्या है उनका रिकॉर्ड, रिपोर्ट कार्ड जरा देखिए आप। चाइना घुसपैठ करके आ रहा है, ये कहते हैं लोकल इशू है। एफडीआई का इशू लीजिए, वॉलमार्ट से इनको ज्यादा चिंता है उसके भले की कांग्रेस और बीजेपी के बीच का ऐसा प्रधानमंत्री। अब ऐसे प्रधानमंत्री पर टीका नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ठीक है, वो प्रधानमंत्री पर प्रतिक्रिया करेंगे, लेकिन पार्टी के भीतर प्रधानमंत्री आज तक आपको दिखे नहीं है, उनको पता नहीं है देश ने कितनी तरक्की की है। तो उसमें बुरा लगने की क्या बात? देश ने काफी तरक्की की है, आपकी नजर एक ही तरफ चल रही है। नहीं, लेकिन आप गुजरात के अंदर आके देखिए, गुजरात मॉडल की जो बात कर रहे हैं, आप सब लोग साथ में बात कर रहे हैं, उसके बारे में आप देखिए। डॉलर तरक्की है। विराट जी, ये बार बार ये सरकार में हमले की बात नहीं है। फायदा होने विराट जी, सवाल यहाँ पर ये है कि बीजेपी के भीतर भी तो संकट की स्थिति बनी हुई है और आरएसएस भी क्या इसमें उलझ नहीं है? कहने को ही नहीं है। 18 देश उनको वीजा नहीं देने वाले। नरेंद्र मोदी उसके तरफ देख रहे हैं। कैसे वैश्विक प्रतिष्ठा हो गई? ठीक है,
अरे नहीं देंगे तो नहीं देंगे, क्या फर्क पड़ता है? व्यास साहब आपने अपनी बात कह दी। व्यास साहब आपने कह दी अपनी बात की प्रगति नहीं होने सर, वाली। मुझे सवाल पूछने दीजिए। विराट जी, मैं बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री पर टीका टिप्पणी सही है तो वो क्या दुनिया के लोग नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं भी निराश है इसके नाम से। विराट जी, प्रधानमंत्री पर टीका टिप्पणी ठीक है, लेकिन बीजेपी के भीतर भी तो मोदी को लेकर संकट है, क्या उसे नहीं समझने की जरूरत है? अगर अरुण जेटली हिट विकेट होने की बात करते हैं, अगर आरएसएस चाहता है कि उनकी उम्मीदवारी की घोषणा हो और ऐसा नहीं हो रहा, तो संकट नहीं है। नेहा जी, मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ, आरएसएस ने भी कभी ये कहा नहीं कि मोदी की उम्मीदवारी की घोषणा प्रधानमंत्री डिसाइड नहीं होता है। कहा कि बीजेपी को तय करना है, वो पार्टी तय करेगी। अध्यक्ष है, अरे कांग्रेस तो तय नहीं करेगा कि नरेंद्र मोदी हमारे यहाँ और किसी की बात समझ नहीं आ रही है। विजय, आपसे जानना चाहूंगी, बड़ा सवाल यही है, आप सब लोगों से अपील है मेरी, सब साथ बोल रहे हैं, आप सब लोग साथ बोल रहे हैं, कृपया शांत हो जाइए, वक्त हमारे पास खत्म हो गया। विजय, बहुत संक्षेप में, ये पर्दा क्यों? अगर इच्छा है तो उस पर पर्दा क्यों? नहीं, अभी एक सज्जन कह रहे थे कि बच्चों के सामने राजनीति, तो बच्चों के सामने राजनीति भी नहीं करनी चाहिए, एक सवाल। दूसरा, गालिब का एक शेर है कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्दादारी है, और ये उनके बयान से भी आज दिख रहा है। बिल्कुल, और वक्त हमारे पास इतना ही है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।